सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी पथ से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। तो पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड या औसत गति ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे प्रश्नों में जो इनका यूनिट दिया होता है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, ये ध्यान रखना होता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होता है और मीटर प्रति सेकंड में क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। इतना के स्पीड से जा रही है और इतना के स्पीड से आ रही है, सेम डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू 45 गुने 36 बटे जोड़ दीजिए 6 5 11, 4 3 7 1 8, 9 पचे 45, 81, 5 चौक 20 दूनी 40। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 40। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो रेकरिंग वाले क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए, जितने भी नंबर पे रेकरिंग होता है उसके एवज में क्या लिखा जाता है? 9 9। उसके बाद 6 अपॉन में एक नंबर पे रेकरिंग है तो 9 प्लस 3 अपॉन 9। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 9 हो जाएगा। 12 माइनस 11 66 प्लस 11 दिए 33, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। 45 में से 66 घटाना है तो ये माइनस में आंसर आएगा। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, यानी कि माइनस का 21 अपॉन 9 9। अब यहाँ पर मैं 3 सत्ते 21 और 3 दिए 9, माइनस का 7 अपॉन 33 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसके 4 पिंड विकर्णों में से प्रत्येक की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन। बेसिकली ये कह रहा है कि इनका जो विकर्ण है ना, ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इनका विकर्ण दे रखा है 130। तो 130 सेंटीमीटर विकर्ण है और घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे लंबाई है 60, 60 का स्क्वायर 6 36, 100 एक्स स्क्वायर, क्योंकि रेशियो में है तो एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24 24 से 576 एक्स स्क्वायर, 49 का एक्स स्क्वायर। इन सब को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 15 5, 1 7 1 8, 4 12 2, 1 6 5 11 1 12 2 3 1 4, तो 42 25 एक्स स्क्वायर इन सबको ऐड करने पे आता है। और इनके ऊपर में क्या है? रूट है। रूट को हटाना है, तो रूट को हटाइएगा तो क्या करना पड़ेगा? इसका रूट निकालना होगा 42 25 का। अब देखिए 42 25 का रूट कैसे निकालते हैं? तो लास्ट में क्या है? 5 है, तो 5 तो रहेगा ही, 5 25। अब यहाँ पे देखिए 42 है, ये हो जाएगा 6 1 36 और 7 49, यानी कि 6 और 7 के बीच में है। तो बड़े वाले नंबर को नहीं लेंगे, जो छोटा वाला नंबर होगा वही लेंगे। तो ये 65 का स्क्वायर हो जाएगा। 65 का स्क्वायर क्या होगा? 42 25, और 65 का स्क्वायर यहाँ पर 2x है तो क्या बचेगा? 1x। तो 65x का वैल्यू क्या आ गया? 130। x का वैल्यू 2, 65 दूनी 130। अब घनाभ का क्या पूछा जा रहा है? आयतन पूछा जा रहा है। आयतन होता क्या है? एल बी एच। एल है 60, बी है 24 और 7 है एच, और सबके साथ x लगा हुआ है। तो पहले तो 60 गुने 24 गुने 7 और गुने, अब देखिए x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, और x, एक x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3x है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये 60 गुने, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 56,
है ना। तो 56 में 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6×1 = 36 और ये हो गया 3, 56×3 = 33 यानी कि 336 आ गया। और 24 या फिर आप यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं इसको। देखिए लास्ट में जीरो है तो जीरो भी, जीरो तो सब में आएगा, वो तो है ही। 6×4 = 24, 4, 4×7 = 28, 8, 8×8 = 64, 4। तो देखिए इससे पहले 4 किस नंबर में, किस ऑप्शन में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो ये आंसर हो जाएगा। जब भी कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो तो थोड़ा सा आप यूनिट डिजिट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 80640। अगला प्रश्न देखते हैं। अब चर x 0 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 4 के साथ पूर्णांक मान लेता है। यदि बारंबारता निम्न है तो एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, ये जो वैल्यू डाटा दे रखा है, तो x का बहुलक क्या होगा। अब एक एक करके यहाँ पे देखिए 0 से 4 तक का वैल्यू दे रखा है। 0 से बड़ा x का वैल्यू और 4 से छोटा x का वैल्यू नहीं होगा। एक तो बड़ा और इससे छोटा तो होना ही चाहिए, और साथ में बोला जा रहा है x के बराबर भी होना चाहिए। तो x के बराबर में देख रहे हैं यहाँ पर में 0 भी है और x के बराबर में 4 भी है। तो हम x का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, 0 से पुट करेंगे। तो x बराबर 0, 1, 2, 3, 4। तो ये x के वैल्यू 0, 1, 2, 3 एक एक करके सब यहाँ पे रखेंगे, और जिसका भी वैल्यू, जिस वैल्यू को पुट करने पे जिसका आंसर बड़ा नंबर देगा, बड़ा डिजिट देगा, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। तो एक एक करके रखते हैं। यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, है ना, ये 0, ये 0, ये भी 0, यहाँ पे 0 है, 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, f1, f0 रखने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब f1 रख के देखते हैं। f1 रख के देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस ये क्या आ रहा है, 1 प्लस, अब देखिए एक में से एक घटेगा तो ये हो जाएगा 0, एक में से एक घटेगा तो 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0, एक में से एक 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो यानी f1 रखने पे क्या आ रहा है, हमारा आंसर 2 आ रहा है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। उसी तरीके से आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हो सकता है बड़े नंबर का वैल्यू बड़ा आए। तो यहाँ पे देखते हैं 2 रख के, है ना, 2 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे 2 रखेंगे तो देखिए 2, ये 1 है, प्लस ये हो जाएगा 2, प्लस 2 में से 1 गया, 1 और 2 एकम 2 आ गया, प्लस अब देखिए 2 में से 2 गया 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0, 2 में से 2 गया 0 यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू, यानी कि ये 0, ये 0, 2, 2, 4, 1, 5, यानी कि इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 5 आया। ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है। अब f का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ये है 1, ये है 3, क्योंकि f का वैल्यू, x का वैल्यू क्या हमने रखा, 3 रखा, तो ये हो गया 3, और 3 में से गया 2, 2 दिए 6, प्लस अब इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 3 में से गया 2 इंटू 3 में से 2 गया 1, ये कट जाएगा। अब देखिए 3 में से 3 गया 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब ये 3, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13। अब f4 लेंगे। अब यहाँ पे 4 रखने पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, 1 प्लस 4 प्लस 4 में से गया 3, 4 दिए, ये क्या हो जाएगा 12, प्लस 1/2, 4 गुने
3 गुने 2, क्योंकि 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट करना होगा। ये हो गया 4, 4 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 3, और ये 4 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 2, 4 में से 3 गया तो ये हो जाएगा गुने में 1। अब ये आ गया 1, 4 1 ये हो जाएगा 5, 12 5 ये हो जाएगा पूरा का पूरा 17, 2 से 2 खत्म, 4 दिए ये हो जाएगा 12, और माइनस 3 से 3 खत्म, 4 दूनी 8, तो 17, 3 20, 5 25, 25 में से 12 गया, 5 में से 2 गया 3, सात दो, अच्छा यहाँ पे 7 2 9 1 1 2, ये 29 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 29, और एक 12 4 16 1 17 हो जाएगा, और ये 4 दिए 12 माइनस 4 दूनी 8, तो 7 2 9 1 1 2 माइनस 8, यानी कि 29 में से 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा 21। तो आप देख पा रहे होंगे F4 रखने पे वैल्यू क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो कहने का मतलब इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, वो 4 होगा, क्योंकि 4 रखने पे वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, ठीक है। बाद बाकी का 1 2 5 13 13 तक आया, सबसे बड़ी वैल्यू एक्स का वैल्यू 4 रखने पे आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 4। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 प्लस 48, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए 18 है, यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 4 8 32, 4 8 32, 8 8 16, तो 12 गुने 16, 18 प्लस 48 भागा यहाँ पे हो जाएगा 12, और गुने 16, 12 चौक 48, 16 अठे 128 हो जाएगा। 8 8 16, 1 2 1 3 1 4, 1 इसमें से 8 घटाइए, 1 प्लस 48 भागा 12, 4 थे 8 32, 8 8 64 होगा, -8, और यहाँ पे 12 चौक 48, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 चौके 16, 6 आएगा, 8 6 14, 14 में से 6 लास्ट में यूनिट डिजिट पे जो 6 होगा वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 48 में 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा। इस 4 को इसकी यूनिट डिजिट से जा रहे हैं, तो 4 चौके 16, यूनिट डिजिट पे आ गया 6, और 6 18 में 6 जोड़िएगा, यानी कि 8 में 6 जोड़िएगा, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो 8 6 14, यानी कि 4 आ गया। अब ये 4 बड़ा नंबर देगा, और ये 8 है, इसमें से घटाना है, 14 में से 8 गया तो 6 देगा। तो यूनिट डिजिट पे एक ही नंबर आ रहा है 6, अदरवाइज इसको पूरा कैलकुलेट कीजिए। 18 प्लस 48 भागा 12 गुने 64 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 4 चौके 16, 1 6 चौक 24, 1 25, इसमें 18 ऐड कीजिएगा, 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 274 माइनस 8, 14 में से 8 6 14 6, यानी कि 266 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी सामान्य गति के 7/8 गति से यात्रा करते हुए अंश ने 50 मिनट में इतना किलोमीटर की दूरी तय की। अंश की सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। देखिए सामान्य गति का क्या बोला जा रहा है, 7/8 से यात्रा करते हुए अंश ने स्पीड क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी कि 35 किलोमीटर 50 मिनट में कवर किया। 50 मिनट मिनट में है तो इसे
आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 7 पचे 35, 5 दहे 50, 10 छक 60, यानी कि एस का वैल्यू क्या आ गया, 8 छक 48, यानी कि अंश का जो सामान्य गति होगा वो कितना होगा, 48 होगा। तो आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद 19,360 रुपये और 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है, यानी कि 3 वर्ष बाद 21,296 हो जाता है। समान राशि पर 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज निकालना है। अब यहाँ पर मैं चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चन पूछा गया और साधारण ब्याज से रिलेटेड आंसर सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। पहले तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 1 वर्ष का जो ब्याज लगेगा देखिएगा कितना होगा, 6, इसमें से इसको घटाइएगा, 6, 9 में से 6 गया ये हो जाएगा 3, 12 में से 9 3 12, 6, 9 में से 6 गया 3, 6 3 9, 12 में से 9 3 12, 10 में से 9 गया 1, 1 में से गया 0, यानी कि ब्याज आ गया 1 साल का 1936, और 1 साल का जो मूलधन होगा वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1936 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। टाइम कितना है, 1 साल का है। तो आप देखेंगे 0 से 0 खत्म, 1936 से 1936 खत्म, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 10%। अब यहाँ से आप 10% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 दाएँ की 100, यानी कि अब 2 साल का है ना, 2 साल में इतना हो जा रहा है। तो यहाँ से हम मूलधन निकाल लेते हैं पहले। तो 10 से 11, 10 से 11 कितना आ गया, 10 दाएँ की 100, ये है पी और ये है ए। पी कहने का मतलब प्रिंसिपल और ए फॉर अमाउंट। अगर हाँ 121 का वैल्यू कितना दे रखा है 2 साल में, 19,360। 11 11 11 11 121, और इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 एकम 11, 11 और 8 19, 11 सतह 77, 11 छक 66, 0, या ये जा रहा है 11 एकम 11, 11 छक 66, यानी कि 1 का वैल्यू आ गया 160। तो 100 का वैल्यू यहाँ से पी निकल के आ गया 1 6 0 0 0 2 0 है, तो पी हमें निकल के आ गया 16,000। अब पी 16,000 आ गया निकल के। अब क्या बोला जा रहा है, समान राशि पर, राशि क्या निकला 16,000, 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर, ब्याज दर क्या है 10%, साधारण ब्याज निकालना है। अब यहाँ से तो प्रश्न आसान हो गया, ये हो गया 16,000 गुने 10%, और टाइम कितना है 3 साल का है, 0 से 0 खत्म। अब यहाँ पे क्या है 10% है ना, तो 16 तिये 48, 48 पे डबल 0। अब 48 देखिएगा किस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से 48 ही है, 48 पे डबल 0। तो इस तरीके से यहाँ से ना आपको 2 बार कैलकुलेट करना होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद आपको निकालना होगा प्रिंसिपल और अमाउंट। अमाउंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। जैसे ही प्रिंसिपल निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला था और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, उससे हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं का 160% हो जाता है। अब साधारण ब्याज की बात हो रही है, स्वयं का मान लीजिए वो मूलधन रहा होगा 100, इसका 160% हो जाता है, यानी कि 160 हो जाता है। अब प्रिंसिपल ये दिया हुआ है, अमाउंट ये दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज की बात हो रही है। ब्याज क्या रहा होगा, 160 में से 100 घटाइएगा तो ब्याज रहा होगा 60, और 60 ये हो गया, मूलधन ये है, 5 वर्ष की बात हो रही है, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। खत्म, 12 पंचे 60, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया वो 12% हो गया। अब कहता है ब्याज की समान दर पर, दर हमारा क्या रहेगा 12% ही रहेगा, कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, यानी 100 से 200 हो जाएगा, यानी कि ये 100 है पी और अमाउंट हो गया 200,
यानी कि ब्याज क्या निकला 100 और पी हमारा 100 है इनटू ब्याज दर क्या है 12%। टाइम पूछा जा रहा है कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी 100 से 100 खत्म 100/12 12 अठे 96। देख लीजिए किसका 8 आ रहा है एक ही का आ रहा है 12/96 4/12 4 3 12 ये हो जाएगा 8.1/3 वर्ष यानी कि 8.1/3 वर्ष में ब्याज की समान दर पर यानी कि 12% पर क्या हो जाएगा राशि क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को बेचते समय 8% का लाभ और 13% की हानि के बीच का अंतर इतना है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए लाभ होता है तो क्या लिखते हैं 108 हानि होती है तो 100 में से 13 घटा दीजिए तो ये हो गया 87 और इन दोनों का गैप ही जो है ये क्या है ये दे रखा है 115.50। अब यहाँ से इसका गैप निकाल लीजिए 8 में से 7 गया 1 10 में से 8 2 10 यानी कि 21 बराबर का ये दिया हुआ है। अब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है 100 पे ही बात कर रहे थे ना तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 115.50/21 गुने 100 यहाँ से डेसिमल हटाइएगा 0 0 0 0 खत्म 21 21 पंचे 105 105 हटाइए तो 10 105 105 21 पंचे 105 यानी कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 550। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 550। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 550। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और ओ केंद्र वाले एक वृत्त के अंतर्गत है। त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां से एक सर्कल ले लेते हैं। ये एक सर्कल है। यहाँ पे एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर क्या है एक ट्राइंगल है। ओके एक समबाहु त्रिभुज है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना और केंद्र ओ वाले एक वृत्त के अंतर्गत है। वृत्त के अंतर्गत हमने बना दिया इसे। ये इसका सेंटर हो गया है ना। तो त्रिभुज ए बी सी ये है ए ये बी और ये सी। ए बी सी की प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी कि ये पूछा जा रहा है और हमें दिया क्या है ये दिया हुआ है इसकी रेडियस दी हुई है। रेडियस कितना है 12 दिया हुआ है। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपने थ्योरी एक पढ़ा होगा। एक तो त्रिभुज होती है सर्कल के अंदर और एक सर्कल जो होती है वो त्रिभुज के अंदर होती है ना। एक सर्कल के अंदर त्रिभुज होती है और एक होती है त्रिभुज के अंदर सर्कल। जब इस तरीके का प्रश्न हो इस तरीके का थ्योरी है तो उसका जो रेडियस होता है ना उसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है a/√3। जब त्रिभुज के बाहर में सर्कल हो तो इसका जो रेडियस होता है वो होता है a/√3 और जब त्रिभुज के अंदर सर्कल हो तो उसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है a/2√3। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है इस टाइप का पिक्चर है तो ये थ्योरी है तो r बराबर क्या होता है r बराबर क्या होगा r बराबर a/√3 और r का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 12 और इसका जो साइड पूछा जा रहा है तो a/√3 तो a बराबर क्या हो जाएगा 12√3। 12√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये थ्योरी
सर्कल के अंदर जब समबाहु त्रिभुज हो तो रेडियस जो होता है a/√3 होता है। जब त्रिभुज के अंदर सर्कल हो तो रेडियस जो होता है वो क्या होता है 2√3 होता है। ये ध्यान रखिएगा। कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इतना इतना का महत्तम समावर्त निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 12, 25, 875, 245 तीनों को इस तरीके से घटते क्रम में लिखेंगे। इन सब का डिफरेंस लेंगे 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 0, ये हो जाएगा 3 और 8 में से 2 गया 6। अब यहाँ से इनका एचसीएफ निकाल लीजिए तो 350, 0, 13 में से 8 5 13, 280, 350, 280, 0, 8 7 15, यहाँ पर मैं 8 यानी कि 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया। तो एचसीएफ जो निकल के आया 70 आया निकल के। अब देख लीजिए 70 जो है ऑप्शन में से किसका मल्टीपल है? ये तो होगा नहीं, इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल है। ठीक है, इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। लेकिन आप देखेंगे एचसीएफ की बात हो रही है, 35 जो है 35 में 7 भी है और 5 भी है और ये 35 का मल्टीपल भी है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ए कार्य के इतना परसेंट को 35 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य के 65% को इतना दिन में कर सकता है। यदि वे एक कार्य कर सकते हैं या यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में होगा? देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, 87.5% वर्क 35 दिन में करते हैं, तो 100% अगर काम करना हो तो वो कितना दिन में करेंगे? 35/87.5 गुने 100। यहाँ से इसको हटाइएगा तो ये 3 जीरो हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 35 से काट सकते हैं आप, 35 दूनी 70, 70 10 17, 35, 35 दूनी 70, 7 14, 140 3 यानी कि 5 से निकल जाएगा। 35 पंचे 175 और ये कट जाएगा 25 चौके 100 यानी कि 100 का वैल्यू आ गया 40, यानी कि 40 डेज में 100% वर्क वो कर देंगे। अगला है बी उसी कार्य के 65% वर्क को क्या करता है? 23.4 दिन में कर देता है। अब 100% अगर वर्क बोला जाए तो 23.4/65 गुने 100। यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो 0, 0 से 0 खत्म, 5 13 65, 5 दूनी 10, 13 से ये कट जाएगा, 13 एकम 13, 10 13 अठे 104 यानी कि 18 दूना 36 दिन। तो आप देखेंगे ए एक कार्य को 40 दिन में कंप्लीट कर देता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसका जब आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 40 और 36 यानी कि ये हो जाएगा 360। इसकी एफिशिएंसी निकल के आएगी 9 और ये आ जाएगा 10। टोटल जो हो जाएगा इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 19। ये हो गया टोटल वर्क, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। क्लियर? यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाए? यहाँ एक दिन की बात हो रही है। अगर टोटल वर्क में क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमें डेज निकल के आता है, जो ये पूरा का पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ होगा। ठीक है, और 19/360 इस तरीके से अगर लिखेंगे तो कहने का मतलब क्या है? कार्य का कितना भाग, ये भाग जो होगा वो एक दिन का होगा, है ना। एक दिन में इतना काम वो एक साथ मिल करके ख़त्म करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 19/360। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नलिका एक खाली टंकी को इतने घंटे में भर सकती है, यानी कि भरने की बात हो रही है। 12.5 है तो इसको आप 25/2 लिख सकते हैं। टंकी के
तल पर एक रिसाव बिंदु जो कि इतने घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। यानी कि खाली करने का जो स्पीड है वो कितना है, मतलब टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 17.5, यानी कि 17 35/2। अब यहाँ से इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 और 35, 5 7 35, 50 25, 7 5 35, 35 पंचे 175/2। इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 25 छक्का 150, 25 7 175, ये आ जाएगा 7, और 35 पंचे 175 यानी कि 5। ये भरने का है, ये खाली करने का है। तो 2 जो होगा इसका क्या होगा, नेट एफिशिएंसी होगा। क्या होगा, 2 इसका नेट एफिशिएंसी होगा। अब आगे देखिए, टंकी को भरने के लिए नलिका खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव बिंदु बंद कर दिया गया। अब जो रिसाव हो रहा था वो बंद कर दिया गया। तो 14 घंटे में जो कार्य हो जाता है, मतलब कितना भरा जाता है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 14 दूनी 28, 28 हो चुका है। टोटल है कितना, टोटल 175/2 है। यानी कि वर्क 175/2 में से 28 घटाइएगा तो रिमेनिंग वर्क रहेगा। 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10। अब इसमें से इसको घटा लीजिए, ये हो जाएगा 5, 17 में से 9 8 17, क्लियर। और 7 में से 5 2 7, यानी कि 59.5 जो वर्क है, रिमेनिंग वर्क। अब इस रिमेनिंग वर्क को करने के लिए कौन आएगा, सिर्फ जो भर रहा है वही, क्योंकि रिसाव बिंदु अब क्या हो चुका है, ये बंद हो चुका है। इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो 7 8 56, 3 7 5 35, यानी कि 8 घंटा 5 मिनट में, है ना, 8 घंटा 8.5 टाइम लगेगा। 8 घंटा 50 मिनट कह सकते हैं इसको। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, 8 घंटा 50। तो पहले से जो टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था, 14 घंटा लग रहा था। अब कितना लगा, 8.5। इन दोनों को ऐड करेंगे, 14 6 20 2 22, 22.5 घंटे में क्या हो जाएगा, वो टंकी पूरा का पूरा समय लेगा भरने में। तो 22.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेचल ने 10% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से इतना रुपए उधार लिए। उसने 1 वर्ष बाद इतना, 2 वर्ष बाद इतना और 3 वर्ष के बाद शेष राशि का भुगतान किया। यदि प्रत्येक वर्ष शेष राशि पर ब्याज दर लगाई गई, प्रत्येक वर्ष शेष राशि पर ब्याज दर लगाई गई, तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितना भुगतान किया। तो देखिए, टोटल यहाँ पे 10,000 है। इसका 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है हर साल, है ना। उसने पहले साल में यहाँ पर में कितना ब्याज का भुगतान किया, तो यहाँ 0 से 0 हटाइएगा, तो यहाँ पर हो गया ब्याज के रूप में 1,000। तो टोटल का टोटल जो अमाउंट बन के आया वो कितना आया, 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000। अब 11,000 में से उसने पहले वर्ष क्या किए, 3,000 को चुकता कर दिया। 3,000 चुकता हो गया, तो 8 3 11 यानी कि 8,000, क्लियर। अब तो 8,000 रहेगा ना। पहले वर्ष में क्या करता है, 3,000 चुकता कर देता है। अब ये रह गया 8,000। अब 8,000 पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। किसके हिसाब से, 10% के हिसाब से। तो ये कट गया, तो ये बचा 800। अब जो अमाउंट हो गया 8,000 कितना हो जाएगा, 8,800, है ना। अब अमाउंट कितना हो गया, 8,800। अब दूसरे साल में क्या होता है, 2,800 रुपये वो क्या कर देता है, चुका देती है। अब 2,800 इसमें से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0 0, 8 में से 2 गया 6। अब 6,000 यहाँ पर में रह गया। अब 6,000 पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। पहले साल में क्या हो रहा है, 10% का ब्याज लग रहा है। पहले साल में 10% का ब्याज लग करके क्या हो गया, 11,000 हो गया। उसने क्या किया, 3,000 चुका दिया। अब जो है अमाउंट कितना रह गया, 8,000। 8,000 पर फिर 1 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि हर साल कितना लग रहा है, 10% का। 10% का ब्याज लिख करके अब कितना हो गया, 800।
अब फिर सेकेंड ईयर क्या हुआ, 2800 रुपये चुकाती है, तो अब जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 8800, क्योंकि ये ब्याज है, मूलधन में ब्याज जुड़ेगा। 8800, अब सेकेंड ईयर क्या करती है, 2800 रुपया चुका देती है। अब जो मूलधन रह गया वो कितना रहा, 6000। अब 6000 में तीसरे वर्ष क्या होता है, अब ये पूरा पूरा भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन ब्याज तो अभी भी लगेगा। तो 6000 पे कितना लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, 600। अब यहाँ पर मैं वो सेटलमेंट कर देती है, तो मूलधन पहले से था 6000, और 6000 में 600 ब्याज, टोटल कितना आ गया, 6600। 6600 दे करके क्या करती है, उसको क्लियर कर लेती है। अंतिम किस्त के रूप में कितना भुगतान करती है, 6600। 6600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति एक समान गति से चलती हुई एक कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। अब यहां से देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं इस तरीके से। अब आप देखेंगे इसका जो अवनमन है ना, आते हुए देखता है, यदि अवनमन कोण 45 से 60 हो जाता है, यानी कि कितना हो जाता है, ये पहले 45 था और अब कितना हो गया, अब जो हो गया 60 हो गया। ये 45 है अवनमन, तो उन्नयन कितना हो जाएगा, 45। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60। तो 45 से 60 होने में कितना समय लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ, इस तरफ से इस तरफ आ रही है, तो कितना लग रहा है, 10 मिनट का समय लग रहा है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो कार मीनार तक, मतलब यहाँ से यहाँ आने में कुल कितना समय में मतलब टाइम लगेगा, या कुल कितने समय में पहुँच जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 1060 का वैल्यू क्या होता है, √3 अपॉन में 1, और 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1/1, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ 1, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 1, इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, √3/1। अब हाइट हमारा क्या है, हाइट तो सेम है, हाइट क्या है, सेम है। अब ये √3 है, ये 1 है, इस 1 को √3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये √3 बराबर ये √3 हो जाएगा। जब हमने 1 में √3 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 1 में भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब ये जो दिया हुआ है, पूरे में से इसको घटाइएगा, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे √3, पूरे में से इसको घटाइएगा -1, तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। तो अब क्या बोला जा रहा है, तो कार मीनार तक कुल कितने समय में पहुंच जाएगी। तो मीनार जो यहाँ पहुंचेगी वो कितने समय में पहुंचेगी, तो एक का वैल्यू निकालेंगे, 1 बराबर 10 बटे और √3 - 1। अब यहाँ पे √3 + 1 और √3 + 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसका कट करके वैल्यू एक ही देगा, एक किसी नंबर को, कोई भी वैल्यू है उसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √10 √3 + 1 अपॉन में 3 में से यहाँ देखिए a + b, a - b, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 √3 + 1। ये कितना आ गया, 5 √3 + 1, तो ये 1 का वैल्यू आ गया। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो ये हो गया 5 √3 + 1, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 5 √3 + 5 + 10, यानी कि 10 5 15 + 5 √3, 15 + 5 √3। देख लीजिए कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में उसे कितना समय लगेगा, 15 + 5 √3 मिनट लगेगा। ये तो एक का वैल्यू हमने निकाला ना, ये एक का वैल्यू इतना, और पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये एक का वैल्यू प्लस ये खुद जो 10 है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 48 वर्गाकार प्लेटों को एक आयत के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि इसकी भुजाओं का अनुपात इतना इतना है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए।
अब देखिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाला 48 वर्गाकार प्लेट है, तो टोटल हम एरिया निकाल लेते हैं। टोटल जो एरिया होगा वही तो एरिया आयत का एरिया होगा। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक स्क्वायर है, वर्गाकार प्लेट है। तो एक वर्गाकार प्लेट का हम पहले एरिया निकालते हैं। एक वर्गाकार 2 सेंटीमीटर का है तो 2 दूनी 4, टोटल कितना है तो 48 है। अब यहाँ पर मैं इसका एरिया निकल के आ गया। अब एरिया क्या है, यहाँ पर मैं आयत के एरिया के बराबर में, और इसका जो भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, तो 4 दिए 12x स्क्वायर, 12 चौक 48, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसका अनुपात ये परिमाप पूछा रहा है, परिमाप क्या होता है 2 × L+B, यानी कि 4 3 7, 7 चौक क्या हो जाएगा 28, 28 दूनी 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्यंजक को सरल करना है। 4 के पावर 524, 4 के पावर -4 के पावर 522 प्लस 30 अपॉन 4 टू द पावर 522 प्लस 2। अब देखिए 4 के पावर में 522 है, 522 है, यहाँ पे 524 है, तो 522 के फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 4 के पावर 500 क्या 22 इंटू 4 के पावर में 4 के पावर में 522 और 4 के पावर में 2, 522 प्लस 2 कितना हो जाएगा 524 हो जाएगा, और माइनस में 4 के पावर में 522 और प्लस में क्या है 30 है, अपॉन में 4 के पावर में 522 और प्लस में क्या है 2। अब इन दोनों में देखेंगे 522 522 क्या है कॉमन है, तो 4 के पावर 522 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 30 अपॉन में 4 के पावर में 522 और प्लस 2, ये हो जाएगा 15, है ना। इसके जगह पे क्या हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पे 4 के पावर 522, 15 गुने 15 और प्लस 30 है, तो 15 इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 15 कॉमन लीजिएगा तो 4 के पावर में 522 है ना, और प्लस कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 2 अपॉन में 4 के पावर में 522 और प्लस में 2। आप देखेंगे ऊपर नीचे बराबर हो गया, दोनों कट गया, तो रिजल्ट क्या आया 15। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15। या तो आप इसको x यहाँ पे भी बार बार 405 4 के पावर में 522 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आप इसकी जगह पे x भी लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 25 संख्याओं का औसत इतना दे रखा है, पहली 11 संख्याओं का एवरेज इतना है, अंतिम 10 संख्याओं का एवरेज इतना है। इतना और इतना दी गई 25 संख्याओं में से शेष संख्या, इतना इतना और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए 25 संख्याओं का औसत 55 है, तो टोटल कितना होगा 25 पंचे 125, 5 12, 25 पंचे 125, 125, 125, 127, 10 137, तो ये आ जाएगा 1375। उसके बाद पहली 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत कितना है 51 है। 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1 56, 561। अंतिम 10 संख्याओं का औसत जो होगा वो कितना है 56 है, तो ये हो जाएगा 560। दोनों को ऐड करेंगे तो 11 10, ये 21 संख्याओं का वैल्यू निकलेगा। 1 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 11 से 21। अब यहाँ पे 25 संख्याओं का है, ये 21 संख्याओं का है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 3 में से गया 254 जो निकला, ये क्या निकला 4 संख्याओं का सम, 4 संख्याओं का योग, है ना। 4 संख्याओं का निकला योग ये। यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई है, कितना दिया हुआ है 6 7 6 13, इन दोनों का सम हमने कर लिया। ये टोटल कितना आ गया, ये 4 संख्याओं का था, ये 2 संख्याओं का, दोनों को जोड़ लेते हैं 6 4 10, 1 5 3 8 1 9, 2 1 3, यानी कि 390। अब कह रहा है 66 70 और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्या, ये जो 4 संख्या है, तो 4 संख्या ये 2 संख्या ये, तो कितने संख्या होंगे 6, इनका सबका औसत निकालना है। तो 6 संख्याओं का ये जो औसत होगा कितना होगा
6 पंचे 30 और ये हो जाएगा, सॉरी, 6 6 1 36 और 6 पंचे 30, यानी कि एवरेज निकल के आ गया 65। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1250 की धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? तो वार्षिक ब्याज की दर, तो आसान सा प्रश्न है। देखिए, आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं। ये मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। मूलधन में जब ब्याज जोड़ते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है, यानी कि मिश्र धन मिलता है। यहाँ पे 1250 है, 102 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा 5 और 12 1 13, 1352। मूलधन कितना है? 1250। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम ऑफ पीरियड कितना है? 2 साल का, तो ये 2 हो जाएगा। 1352 बट्टे 1250 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर, इसे काट लीजिए, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये निकलेगा 2 छक 12, 1 2 साते 14 और 2 छक 12। तो ये आप देखेंगे 676 अपॉन 625, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 1 प्लस आर अपॉन क्या हो जाएगा? 100। अब इसका जो होगा ये 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर 25 25 से 125, ये 1 इधर आ जाएगा, आर अपॉन 100। 25 26 में से 25 गया, 1 बट्टे 25 बराबर आर बट्टे 100, 25 चौके 100। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4%। तो ट्रिक जैसा कुछ चीज़ नहीं होता, बेसिक को ही डायरेक्ट आप यहाँ से, अगर आप रेशियो मेथड से निकालेंगे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल हमारा क्या है? प्रिंसिपल 1250 है। अमाउंट हमारा क्या है? अमाउंट जो निकल के आएगा, इनको जोड़िएगा तो 1352 आएगा। इनका अब 2 साल का है तो यहाँ पर मैं रूट चढ़ा दीजिए, है ना, 1350, ये निकल के आ जाएगा आपका 625, है ना। इसको ब्रेक कीजिएगा तो पहले तो इसको ब्रेक कर लीजिए, है ना। ब्रेक कीजिएगा तो ये आ जाएगा 676 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए इसको ब्रेक कीजिएगा, ये तो 625 आ जाएगा, और ये 1350 जो था ये 676 आ जाएगा। अब इसी का क्या है? रूट चढ़ा दीजिए, यहाँ पर मैं रूट चढ़ाएगा तो ये 25 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 26 आ जाएगा। और यही कैलकुलेट करना है आपको, 1/25 गुने 125 चौके 100। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं है तो आप बेसिक से जा करके ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू ये दे रखा है, तो सेक थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है। अब यहाँ से आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू तो दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? तो देखिए इसका जो स्क्वायर होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक थीटा मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला को एक्सपेंड किया जा रहा है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। उसका वैल्यू दे रखा है 2.5, तो यहाँ से हमने लिख दिया 2.5। इसका वैल्यू कितना आ गया? 5 दूनी 10 और 50 25। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू ये आ गया, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना है? 2.5। यानी कि इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 50 25, 5 दूनी 10। पूछा किसका जा रहा है? टेन सेक्स थीटा का। प्लस माइनस खत्म, यहाँ से आ गया 2 सेक थीटा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 दूनी ये हो जाएगा 10, 5 2 दूनी 4 प्लस 2 पछा 25, ये आ जाएगा 29/10, और ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 2.9। 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.9, और इसको ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2,
2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी कि 1.45 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का योगफल। एक बेलन ले लेते हैं, एक हमने बेलन ले लिया, इसकी जो रेडियस है और इसकी जो हाइट है ना, ये हाइट, ये हाइट है, ये रेडियस है। रेडियस और हाइट का जो योगफल है वो कितना है? 39 है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये कितना है? 1716। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 22/7 गुने आर का वैल्यू हमें नहीं पता है और एच प्लस आर का वैल्यू क्या दे रखा है? 39। यहाँ से 39 1716 22 2 × 22/7 गुने आर इंटू 1716/39। 13 तिया 39, 13 एकम 13, 4 13 तिया 39, 13 दूना 26, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 44 कैंसिल हो जाएगा तो आर का वैल्यू निकल के आ गया 7। अब यहाँ से आर का वैल्यू जब 7 आया तो एच का वैल्यू कितना होगा? 32, 32 7 39, तो एच का वैल्यू आ गया 32। अब पूछा क्या जा रहा है? बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर कितना है? 7 × 7। एच कितना है? 32। 7 से 7 खत्म, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154, 4 दूनी 8। देखिए यूनिट डिजिट पे 8 किसका है? 4928। 4928 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से हमने निकाल लिया, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 4 2 जा 8 यहाँ पे लिख सकते हैं। 15 दूनी ये 30, 4 तिये 12 2, 15 तिये 45 1 46, 8 2 6 3 9, 4928 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इतना 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 का महत्तम समावर्तक। तो हम महत्तम समावर्तक वही होता है जो तीनों में क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है, देखेंगे आप, 3 है, 5 है, 12 है, यानी कि 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है तो वो नहीं होगा। एक्स देखिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक ही एक्स कॉमन है तो एक एक्स आ जाएगा। वाई देखिए, 1 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो एक वाई कॉमन है तो एक ही वाई होगा। लास्ट में जेड है, यहाँ पे जेड है, जेड का क्यू है, यानी कि एक ही जेड है, सब में कॉमन है, एक्स वाई जेड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ जो होगा एक्स वाई जेड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के सिर से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि 7 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, ठीक है ये, और यहाँ से इसके 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से एक मीनार का, ये क्या है? ये एक मीनार है। इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 47, यानी कि ये पूरा का पूरा 47 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 और ये 7, ये तो दिया हुआ है। तब मीनार से पेड़ की दूरी, यानी कि ये पेड़ है और ये मीनार है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? आपको पता होना चाहिए। 10 30 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 1/√3। 1/√3 और ये कितना है? 40 है। 40 बटे, ये तो हमें नहीं पता क्या है, डी, यही डी निकालना है। 40√3, तो 40√3 देख लीजिए, ऑप्शन डी में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। साधारण सा प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस का। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी एक गृहिणी को 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। अब देखिए, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था?
₹1200 लेके जा रहा था, तो टोटल का टोटल सामान लेके आ जा रहा था। अब क्या होता है, ₹1200 लेकर के जाती है और उसके मूल्य में 20% का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। 20% का कमी होगा तो कितना में आएगा वो, 12×96, यानी कि पहले 1200 का पूरा सामान लेकर के आ जाती थी, ₹1 भी नहीं बचता था। अब 1200 का सामान लेने गई तो क्या होता है, 20% का डिस्काउंट मिलता है, कमी आ जाता है उसके मूल्य में। तो क्या होता है, उसको पैसा कितना देना पड़ता है, 960 देना पड़ता है। अब डिफरेंस कितना आ गया, 0, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 2 11, यानी कि ₹240 बच रहा है। लेकिन वो पैसा नहीं लेकर के आ रहा है। अब क्या हो रहा है, ₹1200 में 4 किलोग्राम अधिक गेहूं, मतलब अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, यानी कि अधिक लेकर के आती है, 4 किलोग्राम अधिक लेकर के आती है। ठीक है, बचे हुए पैसे में 4 किलोग्राम, तो कहता है प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य 4×6 = 24, यानी कि 60 रुपये प्रति किलो क्या हो जाएगा, उसका घटा हुआ मूल्य हो जाएगा। क्लियर ना, 4 किलोग्राम मतलब बचा हुआ पैसा लेकर के नहीं आना है, इसका भी सामान लेकर के आना है। ठीक है ना, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो बचा हुआ जो अमाउंट था उसमें प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसका रेट निकल के आ गया। कितना आया, 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 37 माइनस टेन स्क्वायर 37, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 53 से शुरू होने वाले 4 संख्याओं का एक समूह आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि बढ़ते क्रम में। 53, 57, 61, 65, ये भी बढ़ते क्रम में, ये भी बढ़ते क्रम में, ये भी बढ़ते क्रम में, और ये भी बढ़ते क्रम में। यदि माध्यक, यानी कि इसका जो माध्यक है वो कितना है, 56 है, तो निम्नलिखित में कौन सा संभव संख्याओं का समूह होगा। तो 53 से शुरू हो रहा है। अब एक एक करके देखते हैं, इन माध्यक क्या होगा, यानी कि 4 है इन माध्यक। मीडियन के बारे में पूछा जा रहा है, दोनों को ऐड कीजिए, जिसका भी अगर 56 आ जाएगा जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिए, 56 जिसका आ जाएगा वही ऑप्शन होगा। तो 7 1 8, 6 5 11, 2 5 10, 2 9 18, ये नहीं होगा। 7 3 10, 5 5 10 1 11, 2 से डिवाइड, 2 5 10, 2 5 10, ये नहीं होगा। 7 5 12, 2, 5 5 10 1 11, 2 5 10, 2 6 12, 56 है निकालना था, तो यही ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, माध्यक के बारे में पूछा जा रहा था। चाय की 3 किस्म इतना इतना के अनुपात में मिश्रित की जाती है, जिनका प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य इतना 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 है। यदि विक्रेता को 20% लाभ कमाना है तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके कैलकुलेट कर लेंगे। 9 पचे ये हो जाएगा 4500, और 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10, और 7 पचे 35 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600। 11 0, 11 दूना 22, 2 11 77, 78, 11, एक सेकेंड 11 0 0, 11 नमा 99, यानी कि आ गया 4500, 3600 और 99, 9900। सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11 9 20, 4 2 6 3 9, 9 दूनी 18। अब ये टोटल का टोटल मूल्य आ गया। यदि विक्रेता को इस पर 20% का लाभ कमाना है, कितना कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। इनसे जो भी रेशियो में दिया हुआ है उनसे डिवाइड कर देंगे। तो 11 9 20 5 25, 0 0 0 0, 2 0 2 0 से ख़त्म। यहाँ पर मैं मान लीजिए 18 गुने 100 है, तो 25 चौके 100, ये 4 से निकल जाएगा। 18 चौक हो गया 72, और ये हो गया 12, 12 दूना 24, लास्ट में 4 सब किया, 12 दूना 24 का 4, हाथ में 2, 12 सते 84, 85, 86, 864, 864 मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, के का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि 7 अंकीय जो भी संख्या है वो 12 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। 12 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है, ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब 4 से डिवाइड का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, लास्ट का डिजिट 2 डिजिट वो क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। 5 1 0 3 2 के और के है, तो बाई ऑप्शन हम ऑप्शन पिक करेंगे, एक एक करके रखेंगे और जो भी सेटिस्फाइड कर जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 6 रख के देखते हैं, तो देखिए 6 6 क्या ये 4 से जाएगा, 66 में 4 से डिवाइड करके देखिए, ये तो होगा नहीं। 4 एकम 4 2 4 छक 24, ये तो होगा नहीं। 4 4 देखिए, हाँ ये हो जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4। अब सबको जोड़ना है, जोड़ करके 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, सबको जोड़िए और 3 से जो डिवाइड, जो भी सम 3 से डिवाइड होगा तो वही क्या होगा, पूरा का पूरा अंक भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 6 3 9, यहाँ तक के तो बात ही नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 6 4 4 8 2 10। तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 8 8 रख के देखेंगे, तो 8 8 4 दूनी 8 ये 4 से तो निकल जा रहा है। 8 दूनी 16 16 17 18 18, यहाँ तक तो 9 आ रहा है, ये तो जाएगा ही जाएगा। 8 दूनी 16 17 18, ये 3 से चला जाएगा, तो ये 4 से भी चला गया, 3 से भी चला गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। दो घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना इतना सेंटीमीटर है, इन दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। सबसे पहले हम एक घनाभ बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक घनाभ बना लेते हैं। ये दो घन है इस तरीके से, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस होगा बट आप मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए दो घन है, दोनों घन को जोड़ा गया और प्रत्येक घन की जो भुजा की लंबाई है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है, ये 8 दे रखा है और ये 8 दे रखा है। तो देखा जाए तो लंबाई हो गई 16, चौड़ाई तो वही रहेगा 8, तो बी हो गया 8 और एच भी क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। अब क्या बोला जा रहा है, इन दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 16 अठे 128, 8 अठे 64 और 16 अठे 128, सबको जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए। 8 4 12 8 20, 8 4 12 12 8 20, 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12, 1 1 1 2 1 3, 32 दूना 64, 640 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, ए के 15% और बी के 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। ए और बी के गुणनफल को सी से भाग देने पर उत्तर क्या आएगा, तो देखिए ए का 15%, क्लियर, को बी के 35% के गुणनफल को क्या किया जाता है, सी के 21% से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो भागफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, 37 प्राप्त होता है। तो देखिए ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, क्लियर। 15 ए गुने 35 बी बटा क्या हो जाएगा 100, गुने नीचे में तो कुछ है नहीं, ऊपर में 1/21 सी बराबर 37, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7 पचे 35 और 7 तिये 21, 3 पचे 15, 5 25 25 चौके 100, ये 4 उधर चला जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 35 के साथ बी भी है, तो ए बी, ए इंटू बी अपॉन में क्या है सी है, और ये 4 उधर चला जाएगा, 4 गुने 37, 7 चौक 28, लास्ट में 8, देखिए एक ही ऑप्शन है, 2 4 तिया 12 2 14, 148 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ए और बी गुना में है और सी से इसको डिवाइड किया जा रहा है। इसको जैसे जैसे ओपन कीजिएगा तो यही पूछा जा रहा है, क्लियर।
अगला प्रश्न देखते हैं। 70 के 45% और 110 के 35% का एवरेज यानी कि 2 से डिवाइड करना है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा 7×5 = 35, 7×5 = 3, 7×4 = 28, 2 30, 1 31, यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो 2 0 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 31 दशमलव क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 11 बचे 55, 5 11 3 33, 33 और 5 38, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा 38.5, 31.5, 38.5, दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जा रहा है, 0 8 1 9 1 10 1 3 3 6 1 7/2। क्लियर। तो डिवाइड कीजिएगा तो 35 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आसान से प्रश्न थे, सरल करना है। 0.4 0.4 0.4 प्लस 0.05 0.05 0.05 ए क्यू प्लस ए क्यू अपॉन 0.8 0.8 0. ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 4 चौके 16 चौके 64, 3 अंक से पहले क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। इनको जोड़ लेना है, 50 25 पंचे 125, यानी कि क्या हो जाएगा 100, 125, 2 2 4 2 6, 6 से पहले दशमलव आएगा तो ये हो जाएगा 125। क्लियर। इन सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये 2 1 4 6 0 पॉइंट ये आ जाएगा। अब अपॉन में क्या आएगा, 8 8 64 8 512, 1 2 3 तो 0.512, एक एकम एक एकम एक, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 3 अंक से पहले दशमलव होना चाहिए ना, तो 513, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 513। अब देखेंगे आप, तो ये 0.513, 0 पॉइंट यहाँ 3 3 6 1 2 3, अब यहाँ से ये हट जाएंगे। अब 6 6 4 1 2 5 में 513 से डिवाइड कीजिए, तो 513 से डिवाइड कीजिएगा तो 513 एकम 513, 100 641 में से 513 घटाइए तो यहाँ आ जाएगा 11 में से 8 3 11 और 3 में से गया 2 और ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1। अब 5 दूनी 10, 13 दूना 26, ये 2 से जाएगा 1026, 1026, 1282 में से 1026 घटा लीजिए, 1282 में से 1026 घटाइएगा तो 6 और 7 में से 2 गया 5 2 7 और ये हो जाएगा 1282 1026, ये 256, 256। अब 25 13 25 65, यानी कि ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऊपर में आ गया 125 और नीचे में आ गया 1 2 3 1000, तो ये तो 8 से निकल जाएगा ना, 8 5 40 4 बराठ है 96 400, यानी कि 1/8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर।
थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया क्योंकि 6 4 1 2 5 में 513 से, अब यहाँ पे 6 4 1 2 5 इस तरीके से आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी ये डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए क्यू प्लस बी क्यू, इस फॉर्मूले पे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक इस पे ज़्यादा आसान होगा। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप फास्ट कर पाते हैं तो ये ज़्यादा इजी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या ए संख्या बी के 8 गुनी, मतलब संख्या ए संख्या बी से 8 गुनी बड़ी है। क्लियर? ये ए है, ये बी है, ये 8 गुनी बड़ी है ए, और ये 1। संख्या बी संख्या ए से कितना परसेंट छोटा है, यानी कि कितना है, 8 से कितना छोटा है, 7 छोटा है। किससे? 8 से छोटा है, 1900, 8 8 64, 8, और ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 87.5। 8 8 64, 6 8 7 56, 4 8 5 40, 87.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक वृत्त का व्यास 16 है, आर कितना है, 8 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल 8 8 64, तो देख लीजिए 64 किसका है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 64 पाई वर्ग मीटर। क्लियर? तो साधारण सा एकदम बिना पेन उठाए वाला ये क्वेश्चन था। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना है 38.5। तो गोले की त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 38.5, यहाँ 0। अब 5 3 8 8 11 से चला जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिये 33, 11 पचे 55, और आर स्क्वायर बराबर 35 गुने 7/4 दूनी 8, 8 गुने 10, 5 7 35 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आर स्क्वायर है, रूट उधर जाएगा तो ये बचेगा 7, और ये 8 दूनी 16, तो ये बचेगा 4। क्लियर? 7 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 1.75 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इस गोले का त्रिज्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, डीआई का क्वेश्चन है। दिया गया रेखा चित्र 2016 से 20 के दौरान विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं लाख टन के आयात को दर्शाता है। इंपोर्ट ऑफ वेरियस कंज्यूमर्स गुड्स इन लाख टन्स ड्यूरिंग द ईयर 2016-20। इलेक्ट्रॉनिक्स है, टॉयज है, कॉस्मेटिक है। वर्ष 2016 और 2020 में, 2016 और 2020 में एक साथ आयात किए गए सौंदर्य प्रसाधनों की संख्या, कॉस्मेटिक ट्रायंगल है तो यहाँ देखेंगे ट्रायंगल ये है 35, और इसका है ट्रायंगल ये देखेंगे तो ये है 25, तो 25 5 30 20, ये हो जाएगा 50। वर्ष 2018 और 20, 18 और 20 एक साथ आयात किए गए खिलौने, खिलौने हैं स्क्वायर में तो ये हो जाएगा ये 25, और ये हो जाएगा इसका 20, 25 20, ये हो जाएगा 45। इनकी संख्याओं का अनुपात 5 10 50, अब पन्नामा 45। 35 35 35 40 20, ये 60 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे 15 चौके 60, अब 15 दिए 45, 4:30 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 35 35 और 25 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 36 क्वेश्चंस थे जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में 15 जून 2022 के शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए अभी आपने रिसेंट में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसे देखा होगा। लगभग पेपर क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर में ही बेस्ड होते हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न जैसे ही होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस है
कि आने वाले जो भी एग्जामिनेशन हो, जैसे अभी नया नोटिफिकेशन निकला है आरआरबी एनटीपीसी का, तो उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। जैसे ही ये पूरा का पूरा सेट कंप्लीट हो जाता है, तो आगे से आरआरबी ग्रुप डी के जो भी सेट कराए, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको एक एक करके कराए जाएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।